एक बात भगवान कृष्ण के बारे में महाभारत कथा या गीता उसने कहा दिया, जादवानां हितार्थय हित गिरिवरमय। आप लोग याद होगा तो पहाड़ को उठा के किसलिए? जादुओं की हित के। उस समय पानी वर्षा हो रहा था, वो जादुओं को रक्षा करना उनका दायित्व था, और आपने स्वीकार किए हैं, आपने बोले हैं जादुओं के हित के लिए पहाड़ को हम उठाए। फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा, सर्वधर्मान परित्यजं मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इसकी अर्थ को, भावार्थ को भिन्न भिन्न रूप से अन्य लोग, विद्वान लोग अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित करते हैं। पर ऐसा क्या समय था जिस समय में यदुपति कृष्ण ने कहा है कि आप सब कुछ छोड़ के मेरा शरण में आ जाओ, हम आपको मुक्ति दे देंगे। इस समय क्या हो सकता है? अनुशीलन करना, विश्लेषण करना, इसको और गंभीरतापूर्वक विचार करना, ये हम सबका दायित्व है। तो समय क्या हो सकता है? क्यों ऐसा बात उन्होंने रखा? और ठीक उसके बाद नारायणी सेना बन रहा। क्या कृष्ण ने नारायणी सेना बनाने के लिए, अपराजय सेना बनाने के लिए क्या सबको इकट्ठा करने का निमंत्रण दे रहे थे, आह्वान कर रहे थे? जिसका सेनानायक कभी हारा नहीं है युद्ध, किसी भी युद्ध में, ये है अहिर्य। किसी भी युद्ध में, किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं सीखा है, ये अहिर्य। अहिर से कभी पंगा कोई लेता नहीं, अगर जो लिया वो बेटा दिया। कुछ पहले नामकुल का बात आ रहा, 150-200 लोग हथियार लेकर के 5-7-10 लोगों को, जादवों को मैंने मृत्यु का घाट उतारने के लिए सब तैयारी करके आए थे। वहां तो एक खटाल है, 150-200 लोग आ रहे हैं, और वो खटाल में जो लोग हैं वो भी नहीं है, दूध बेचने का है। जब वो वहां बच्चे लोग देखे, अरे क्या करें, अहिरानी भी, अहिर से तो और बड़ा है अहिरानी, छात पर चढ़ गए, बखान करने लगे। 150 लोग को, 200 लोगों को रोकने का एक तरीका अपनाया। 5-7 लोग थे, 200 लोगों का मुकाबला किया, और ये लोग सोच लिया एक को मार गिराएंगे, बाकी सब चले जाएंगे, क्योंकि वो तो अहिर नहीं है, वो तो दूसरे जाति के है। एक मरेगा, कोई हजारों लोगों का भागेगा, लेकिन अहिर 10 को लाश गिरा दीजिए तभी वो युद्ध करता रहेगा। और उन्होंने अहिरों से पंगा लिया, और एक मरा, स्पॉट डेथ हुआ, और सब भागा। कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि वहां पर आप महासभा का नाम लेकर के क्या करना चाहेंगे। वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई जिस प्रकार का लड़ाई है, उससे मुक्ति दिलाना, उसको हेल्प करना, उसके साथ देना, किस प्रकार देना, किस प्रकार का लड़ाई है, वो देख करके लोग काम करते हैं उसको। वो काम हमने किया। खैर, वो ये हम इसलिए बात तो रखें कि अहिरों से पंगा लेना भारी पड़ेगा, और उस दिन वो लोग का भी भारी पड़ा। दूसरी बात है कि समाज, संगठन, सेना, देश, शासन, प्रशासन, सारे चीज एक आधार पर चलता है। वो इतना मजबूत आधार है, उसको उल्लंघन करना किसी का हिम्मत नहीं है।
एक संवैधानिक मजबूत आधार को तोड़ना, उसको उल्लंघन करना, वो किसी का द्वारा किसी कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता है। और वही है कृष्ण काल में तमाम विश्व यादवों के मुट्ठी में था। कालांतर शक्ति धीरे धीरे कम होता गया और हम लोगों ने धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। लेकिन आज़ाद भारत का आज़ादी के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग संगठित होने लगे। आप लोग कल्पना करें, आज़ादी के पहले अहिरों ने हर जगह पर अपना बलिदान दर्ज किया है, चाहे वो विश्व युद्ध हो या आज़ाद हिंद फौज हो, सब जगह। और आज़ादी के बाद ये जो लौहलिप्त मिट्टी ये कलश के अंदर है, इसमें भी अहिरों ने बलिदान दिया। कारगिल युद्ध हुआ, उसमें भी अहिरों ने बलिदान दिया। और कुछ तो जिंदा है, 6-6, 7-7 गोली खा करके, 14 गोली खा करके, कोमा में जा करके, अधिक दिन तक कोमा में रह करके भी ठीक होकर गए। ये सेना बलिदान देने के लिए समर्थ है, उसका वजह है उसके अंदर अनुशासन है। अनुशासित नहीं रहिएगा तो निश्चित रूप से हर युद्ध हार जाएगा। अब बात सेनाओं ने कितना अनुशासित है, ये अनुशासन ये 120 सेना का जीता जागता उदाहरण है। इनके जो मुखिया थे शैतान सिंह, इनको कहा जा रहा है आगे बहुत लोग हैं, आप नहीं सब पाइएगा। ये 120 में से शैतान सिंह 119 को पूछते हैं क्या करना है। वो बेटा सब तो अहिरे है ना, वो तो लड़ने के लिए गया है, बलिदान हो सकता है, बलिदान हो जाए, लेकिन युद्ध नहीं करके हम वापसी चले जाएं, ये अहिरों के बीच में नहीं रहता है, कभी नहीं। अहिर कभी डर के मारे में पीछे नहीं भागता और कुशासन का प्रवृत्ति को भी अंदर में स्थान नहीं देता, अनुशासित रहता है। धर्म के बगैर अहिर नहीं चल सकता है। और ऐसा इस समाज में इतना बड़ा हिंदू या भगवान के प्रति समर्पण या अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, ऐसा विश्व इतिहास में अहिर जैसा जाति और कोई नहीं। 114 में बलिदान देकर के वो अपने समाज के लिए बलिदान नहीं दिया, देश के लिए दिया, समाज का गौरव को बढ़ाया। अभी जो है ये मिट्टी जो लाए थे, ये हम आप नहीं लाए। ये मिट्टी लाने के लिए शूरवीर ब्रिगेडियर प्रदीप जदू जो 6 गोली कारगिल युद्ध में खाए थे, और उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव हरियाणा के योद्धा रमेश राव पायलट भी थे, वो ही मिट्टी लाए। शुरू में इसको सभी प्रदेश को, हरियाणा में भी एक रेजंगला धाम है, वहाँ पर सभी प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया, लोटा में भर के प्रदेश का नाम लिख करके स्टिकर लगा करके दिया गया।
सभी प्रदेश अध्यक्ष ने उसको ग्रहण किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अपने अपने राज्यों में जाकर इसी कलश यात्रा का माध्यम से जन जागृति अभियान छेड़ने के लिए निर्देशित किया गया। ये यात्रा का सभी राज्यों में चला और साथ साथ 2024 था, 2023-24 संस्था का, समाज का, संगठन का 100 साल का शताब्दी समारोह था। शताब्दी समारोह के साथ ये कलश यात्रा हुआ और उसका आप लोग सब साक्षी हैं, सब देखे हैं, अपने आंखों से देखे हैं पूरे राज्य में किस तरह हम लोग इस यात्रा को सफल बनाए और देश में 1 नंबर में किरण जी हम लोग झारखंड को दर्ज करा दिए। ये संगठन का प्रकोप था, क्योंकि जो संगठन आज गर्व से कहते हैं 101 साल अखिल भारत परिषद यादव महासभा को अभिनंदन करते हैं। आज हम खड़े हैं 101 साल में। 100 साल पहले इस संस्था को हम बनाया नहीं था, हमारी पूर्वजों ने बनाया। हम 100 साल का शताब्दी समारोह मनाए, हम नहीं रहेंगे। मेरा आने वाला पीढ़ी, युवा समाज यहाँ बैठा हुआ है, ये लोग 200 साल का शतवार्षिक शताब्दी समारोह मनाएंगे। 2 शताब्दी जो डबल सेंचुरी वो आप लोग मनाएंगे। ये हम एकदम डंका के साथ कहते हैं, ये होगा। अखिल भारत परिषद यादव महासभा जब गठन हुआ, उसमें भी आज के तरह देश के विभिन्न भागों में अलग अलग संगठन का चल रहा था। पूर्वजों ने उसको एकीकृत किया, अखिल भारत परिषद यादव महासभा बनाया। जो साथ में आया वो आया, जो नहीं आया वो खत्म हो गया। दुकान तो भाई बंद करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। दुकान में सामान नहीं, दुकान चलेगा नहीं चलेगा। आइडियोलॉजी नहीं है, नहीं चलेगा। जो संस्था 100 साल से चल रही है, उसको किसी ने, कोई भी अगर चैलेंज करे वो फेल हो जाएगा। ये सच्चाई है। जो हम इसी क्रम में बोलना चाहते हैं, महासभा को विभाजन करने का, इसको चैलेंज देने का। विभाजन करने, हम तो एक हैं, हम तो 100 साल के हैं, हम आज 101 साल में पदार्पण कर चुके हैं। हमारे साथ कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। वो एक दूसरा संगठन खड़ा कर सकता है, लेकिन वो चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा कि आप में चलाने का कैपेसिटी नहीं है, आपके पास 100 साल का अनुभव नहीं है, 100 साल का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, 100 साल का संगठन का प्रक्रिया कैसे आपके वो आपके पास नहीं है। उस सामने था, इस समय भी कर रहा है। कोई कहीं पहुंच जाना, वो जो ये कलश हम लोग लाए, हम प्रदेश का कलश से हम लाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, अधिकृत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको सौंपा और हम उसको झारखंड लाए। अभी कुछ बात हो रहा था झारखंड में, और कलश भी चला, वो कहाँ से आया, वो मिट्टी कहाँ से आया। फिर आप नकली मिट्टी को लेकर कैसे क्यों किए? अहंकारी, दोषी, कपटी, छलने वाला लोग कभी इस संस्था का सामने टिक नहीं पाएगा। ये हम दावा के साथ करें। हम जिंदा रहे तैयार हैं, समय हो गया, आज आपके सामने है, काल नहीं रहेंगे, लेकिन अखिल भारत परिषद यादव महासभा सदा के लिए रहेगा। इसको इस तौर पर ले लीजिए कि संगठन संविधान से चलता है, अनुशासन से चलता है। इसी संगठन में बहुत बुद्धिजीवी, बहुत विद्वान लोग इस संगठन का प्रारंभ करता है, इसको बनाया है।
उन्होंने कभी संविधान का खिलाफ नहीं किया। आप संविधान के खिलाफ जाएंगे तो दिक्कत होगा। हम कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने हम रखेंगे, क्योंकि हम लोग आज बैठे हैं, सभी योद्धा बैठे हुए हैं, विषयों को जानिए। कई कार्यक्रम हम लोगों ने किया, बहुत कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में हमारा देखा होना चाहिए, इस संगठन में जो अहंकार आचरण किया, जो अपना राजनैतिक महत्वाकांक्षा को चरितार्थ करने के लिए जो गलत सलत ढंग से संचालन करना चाहा, वो अहंकारी पुरुष अपना जगह पर नहीं रह पाया। अभी नहीं है अपने जगह पर। आप लोग जानते हो, शताब्दी समारोह पूरे प्रदेश में एकदम बढ़िया से हुआ और इसका समापन समारोह आकर्षक हुआ। कहाँ हुआ? चतरा में हुआ। जो लोग गए होंगे वो लोग देखेंगे। वो आकर्षक कार्यक्रम झारखंड में समापन समारोह को दर्शाता ही है। वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा हमने किया, वो कहा हम किया, वो कहा हम किया। अहम भाव जब आ जाता है तब आपका अहंकार, ये जो कप में चाय जितना है उतना ही ना रहेगा, उसके ऊपर डालिएगा तो नीचे गिरेगा। वो अहंकार नीचे गिरा। आज महासभा का सामने नजर मिलाना भी मुश्किल हो जाता है। हम तो है, हम तो खड़ा है, नजर मिलाना मुश्किल हो जाता है। और आप महासभा का ये अहंकार भाव को लेकर के आप इतना पीछे हट गए जो कि आपके साथ कोई नजर मिला नहीं सकते। ऐसा काम कोई मत करे। देश भी संविधान से चलता है, संगठन भी संविधान से चलता है, सेना भी संविधान से चलता है, अनुशासन से चलता है। बिना अनुशासन का कोई काम हो ही नहीं सकता है। देखिए, किसी के ऊपर आरोप करने के पहले, अंगुली दिखाने के पहले, और आपका ये वाला आपके तरफ आता है, इसको सोचना पड़ेगा। कभी आप कोई भी हो, कभी भी आप संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन का एक सेना का रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में, एक सोच, हम एक सेवक हैं समाज का सेवा सेवक के रूप में कीजिए। पद का यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। आज ना हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या अध्यक्ष काल तो नहीं थे। ये 100 साल का सोचता है। हमारा पहले, उसके पहले कई अध्यक्ष गए, उसके बाद हम बने, मेरे बाद और कोई बनेगा। उसका कार्यकाल निर्धारित है। जब कार्यकाल समाप्त होगा, दूसरा अध्यक्ष आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप ही चुन लीजिएगा। जब चुनाव होगा तब आपका अध्यक्ष भी उसमें शामिल होंगे। फिर जो वैधानिक परिवेश है, परिस्थिति है, वैधानिक जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत प्रदेश का चुनाव होगा। फिर कार्यकाल समाप्त होगा, दूसरा कोई बनेगा। दूसरा का कार्यकाल समाप्त होगा, हम बनेंगे। हमारा कार्यकाल समाप्त होगा, दूसरा बनेगा। ये तो विधान है। ये विधान को कोई काट नहीं सकता है। आत्मा को जैसे शस्त्र नहीं काट सकता है, उसी तरह विधान को मुंह से कह देने से नहीं होता है। वो लिखा हुआ विधान है। और जब तक हम लोग संविधान की जगह पर उसकी निर्देश अनुसार काम नहीं करेंगे, तब तक हम संगठित नहीं हो पाएंगे। उसका संगठन का प्रक्रिया होता है। हम कुछ जान गए, विद्वान बन गए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। डॉक्टर आम्बेडकर भी नहीं सोचा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं सोचे, भगवान कृष्ण ने भी नहीं सोचा, भगवान राम ने भी नहीं सोचा है। हमेशा मार्गदर्शन किया समाज को अच्छे ढंग से चलने का,
प्रक्रिया के तहत अनुशासित ढंग से चलने का सभी लोग पूर्वजों ने मार्गदर्शन दिया, उसको फॉलो कीजिए। हम आप सभी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करें, कोई भी अनुशासित रूप से महासभा का पालन करें, तभी महासभा को दूसरे शताब्दी को और हम लोग ले जाए। संकल्प ले 101 साल से दूसरा शताब्दी तक जो महासभा का संगठन है उसको सुचारू ढंग से संचालित करना होगा। दूसरी बात, जिला का मुखिया जिला अध्यक्ष होगा। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को बाईपास करके कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को बाईपास करके कोई निर्णय, कोई ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकता है। कोई किसी को बाईपास नहीं करेगा। प्रखंड अध्यक्ष उनका प्रखंड का वो मुखिया है। आप लोग तो नारा सुनते होंगे, ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे भारी ग्राम सभा, ये नारा सुने हैं? तो प्रखंड वही है। सबसे बड़ा प्रखंड जो है उसका अध्यक्ष की पिलर है। वो पिलर हिल जाएगा, जिला हिल जाएगा, प्रदेश हिल जाएगा, देश हिल जाएगा। कोई भी घटना कोई भी प्रखंड में होता हो, कोई जिला में होता हो, प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को बताएं। पहले तो जिस घटना जिस जगह में होता है उसका जो अध्यक्ष है वहां पहुंचे, सहयोग लें जिला अध्यक्ष से। जिला अध्यक्ष से जब भारी पड़ेगा तब प्रदेश में कहीं बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, उनसे मिलना है, उनसे संपर्क करना है, उनका सहायता चाहिए, तब प्रदेश के पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष विश्वास में ले और सारा रिपोर्टिंग करे और मिल करके प्रतिनिधिमंडल उस पर ये करे, उस पर व्यवस्था ले। इस सिस्टम को हमेशा सिस्टम के तरीका से चलाना चाहिए। हम यही निवेदन करना चाहेंगे, सब लोग एक डिसिप्लिन में हमेशा समाज में काम करें ताकि समाज को हम लोग एकजुट कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये जो यात्रा आज, इस यात्रा के लिए हम लोगों ने अब अंतिम रूपरेखा इसका ये है, ये यात्रा नहीं है, अहिरों ने सड़क पर उतर गया, सड़क पर उतर गया है। हजारों संख्या के एक कलश को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, नारा दे रहा है, अहिर रेजिमेंट लक्ष्य हमारा, अहिर रेजिमेंट लेके रहेंगे, वीर अहिर अभिजीत अहिर, ये नारा दे के चल रहा है। आज अहिरों ने सड़क पर उतर गया है। जस्ट इसका फाइनल रूपरेखा जो होगा, उसका पूर्व दिशा जो होता है वो अपना लिया गया। इसके पहले सभी डीसी के माध्यम से सबको हम लोग चिट्ठी दिए राष्ट्रपति के नाम, भाई अहिर रेजिमेंट गठन कराइए, मांग किए। इसके पहले पोस्ट कार्ड भेजे राष्ट्रपति महोदय को, और उसके पहले हम लोग ने बलिदान दिए, जो जो बलिदान जहाँ जहाँ दिए, हम लोग परमवीर चक्र मिला, क्या मिला नहीं मिला, सारा चीज को उल्लेख किए। हम लोग ने देश के लिए क्या किए हैं, हमारी अहिर सेनाओं ने देश के लिए कितना संख्या में बलिदान दिया है, सारा चीज को कोट करते हुए हम लोग मांग किए। वो मांग का अभी ये चरण में पहुंच गया, हम लोग सड़क पर उतर गए। इसी क्रम में कई संस्थाएं हैं, जो संस्था का इच्छा है इस प्रकार पवित्र कार्य को, समाज का इस प्रकार मांग को सफल बनाने में साथ देने का है, तो साथ दे, स्वागत है उसका, कहीं हम उसमें नहीं, स्वागत है। और इसका प्रमाण
काल है किरण जी, इसका प्रमाण काल है श्री कृष्ण बलराम सेवा संस्थान। ये कहाँ है? हजारीबाग। हजारीबाग का जिला अध्यक्ष, उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, वो रांची में हॉस्पिटल में है, उनके नाम होते हुए श्री कृष्ण बलराम सेवा संस्थान आगे आया और उसका हम लोग स्वागत किए। क्या किरण यादव जी, उसका स्वागत किए। नतीजा ये है हजारों संख्या में लोग सम्मिलित हुआ इस यात्रा में। टोल गेट जो था ना वहाँ, उसको जाम कर दिया गया। वहां से खबर गया हजारीबाग में टोल गेट जाम है। टोल गेट का हर खबर चल जाता है सीधे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हुआ तो वो जो श्री कृष्ण बलराम सेवा संस्थान, वो तो महासभा नहीं। महासभा का नाम कहीं मिलता जुलता है नहीं है, लेकिन उनका ये पारदर्शिता हमको तो काल अभिभूत किया। उनका सहयोग से, सार्थक प्रयासों से हम लोग ने काल फिर नंबर 1 बन गए इंडिया में। किरण जी आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ये कह रहे वन हम हैं और इसीलिए कह रहे हैं। मैं नहीं बोला था कल। अच्छा, ठीक है, आप बोले तो आपको धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। फिर से हम लोग 1 नंबर में पहुंच गए तो हम उसको स्वागत किए। और कोई संस्था यदि स्वतंत्र रूप से समाज का काम करने के लिए, आप जो संस्था बनाए हैं समाज के काम के लिए ना, और महासभा 100 साल से करते आ रहा है। अगर आप महासभा के साथ देंगे, महासभा आपको स्वागत करेगा, आपको साथ रहेगा, आपसे काम लेगा, आपको काम देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे आप लोग जानते हैं गुमला का जो संस्था है अहिर उन्नति सभा, और अहिर उन्नति सभा 1934 में गठन हुआ था, जबकि 1924 में अखिल भारत वैश्य यादव महासभा गठन हुआ था। झारखंड उससे 10 साल पीछे तैयार किया था। वो आज भी गुमला में स्थित है और वो अखिल भारत वैश्य यादव महासभा उस समय भी एक अंग था, आज भी एक अंग है, लेकिन उसका नाम अपना नाम है और वो अफिलेटेड बाय अखिल भारत वैश्य यादव महासभा। ये भी या अफिलेटेड बाय क्रांति यादव महासभा। कई संस्था इस तरह झारखंड में महासभा के साथ जोड़ा हुआ है। ये तो है। और हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया महासभा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलजुल के काम करेंगे। एक आपका सबका एक दायरा होता है, क्या अजय जी? सबका दायरा होता है। यदि मेरा दायरा है तो आपका भी दायरा है। ये मुक्त नहीं ना माने हैं प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, इनका भी दायरा है। ये बेटी हमारा यहाँ, इसका भी दायरा है। काम करने का अलग दायरा है। आप अपना दायरे के अंदर रहिए, आप अपना दायित्व को बखूबी निभाइए। यदि उतना ही कर देते हैं तो फिर संगठन पीछे नहीं रहेगा, हर दिन आगे आगे बढ़ते चला जाएगा। ये है संगठन का प्रक्रिया। आप अपना दायित्व को समझिए। अध्यक्ष पद एक गरिमामय पद है। पीताम्बर दास एक गरिमामय व्यक्ति नहीं है। वो जब अध्यक्ष कहा जाता है तब वो गरिमामय पद में बैठ गया, तब वो गरिमा उनके पास चला जाता है। और जब वहां से हट जाता है तो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के पीछे कई लोग बैठे हैं, कितना बंदूकधारी जाते हैं। वही व्यक्ति जब प्रधानमंत्री से हट जाता है, कोई पूछता नहीं, कोई देता है उसको कुछ। कई संसद विधायक आप लोग देखे होंगे, जब संसद था तब कुछ था, जब संसद से हार गया और कुछ है। होता है, ये सब होता है। वो पद जो है वो पद का ही गरिमा होता है। तो मेरा कहना है
आप अपना पद का गरिमा को पहचानिए। आपको उस पद का क्या काम है उसको भी पढ़िए, तभी आप अपना पद का गरिमा को सही ढंग से निर्वहन करने के बाद आपका छवि कहाँ तक पहुँच जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम अध्यक्ष आज हैं वीरेंद्र जी, काल नहीं थे। काल भी हमको लोग जानता था कि ये इस पद में है, वो पद में नहीं थे, कोई पद में तो थे। ये है दिल्ली में इसका अंतिम यात्रा का अंतिम समय। दिल्ली में 18 नवंबर रेजांगला डे हम लोग हर जिला डीसी ऑफिस के सामने रेजांगला डे के दिन प्रदर्शन करके अहिर रेजिमेंट के मांग को लेकर के पत्र देते थे राष्ट्रपति के नाम। हर साल देते हैं हम लोग, पूरे देश देता है, नहीं सुनता है कोई, ठीक है। पर इस बार रेजांगला डे दिल्ली में ही मनाया जाएगा, मांग के साथ, प्रदर्शन के साथ, घेराव के साथ, जोरदार तरीके से मांग किया जाएगा। अहिर रेजिमेंट आपको पढ़ना होगा। और आप जो कह रहे हैं चिट्ठी देने का तो अलग बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे ही, लेकिन बैठक में जिस प्रकार बात हुआ है, जिस प्रकार वातावरण है, उस दिन 18 नवंबर 2025 को जो संसद है वो किस पार्टी का है हम नहीं जानते, वो यादव है उतना ही हम जानते हैं, वो आएगा। जो पूर्व सांसद है वो आएगा, जो पूर्व मंत्री है वो आएगा, जो विधानसभा में है वो आएगा, जो जिस पद पर है, जिसको वीआईपी हम लोग करते हैं, वीवीआईपी करते हैं, वो सारे लोग वहाँ उपस्थित होंगे, वो किसी का भी पार्टी का हो। ये बात है, कोई नहीं छूटेगा वीरेंद्र जी, सब लोग आएगा। और हम लोग का काम है, हम लोग बढ़ चढ़ करके अधिक संख्या में उस दिन जंतर मंतर में पहुंचे, यही हम लोग का दायित्व है, अपना दायित्व निर्वहन किया। जाति जनगणना का बात कोई उठाया था यहाँ। जाति जनगणना महासभा का वर्षों की मांग है, उस मांग को कई सरकार माना है। एक आपका वो केंद्र सरकार पहले वाला को माना था, उस पर अमल भी किया था, कार्य रूप में नहीं आ पाया, दूसरा सरकार आ गया, वो भारत सरकार ने उसको भी अनदेखा किया, नहीं किया। जब महासभा का मांग धीरे धीरे बढ़ता गया तब महसूस हुआ भारत सरकार को, नहीं ये जाति जनगणना का काम कर देना चाहिए, तब कैबिनेट में पारित हुआ। उसमें एक समस्या हमारा सामने यानी रघुवंशियों के सामने दिखाई दे रहा है, जो हम क्लियर करना चाह रहे हैं, जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस पर मंथन किया गया, उसमें यही देखा गया कि जरूर एक प्रपत्र आएगा, उस प्रपत्र में आपका नाम होगा और जाति का एक कलम होगा। उस कलम में आपको लिखना होगा, क्या जाति लिखिएगा? नहीं, हम लोग जादव हर जाति कलम में आपका जो टाइटल अहिर है आप अहिर लिखिए, गोप है गोप लिखिए, घोष है घोष लिखिए, मांझी है मांझी लिखिए, लेकिन जाति कलम में जादव लिखना होगा। इसीलिए मेरा जो संदेह है, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो संदेह है वो ये है कि हम लोग यदि अलग अलग जाति लिख देते हैं, कोई अहिर लिख दिया, कोई गोप लिख दिया, कोई ग्वाला लिख दिया, कोई यादव लिख दिया, उस हिसाब से यदि गिनती हो जाता है तो यादव का परसेंटेज आज इस देश में सर्वाधिक है, वो घट करके 5%, 7%, 10% में आ जाएगा। तो उसमें वो 10% हो गया, अहिर हो गया 5%, गोप हो गया 10% और ग्वाला हो गया कुछ। ये जो परसेंटेज हमारा है वो बढ़ करके छोटा छोटा हो जाए। काल
आपको आरक्षण का सुविधा नहीं मिलेगा, आपको जनरल में डाल देगा, कोई सुविधा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग आज जो प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मन से यदि किसी प्रकार की विडंबना हो, मन के अंदर कुछ चलता हो, वो सब तो साफ कर लीजिए। उसके लिए साबुन तो नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, साफ कर लीजिए कोई भी है, और स्वच्छ भाव से समाज के प्रति संपूर्ण समर्पण देते हुए आप अपने क्षेत्र में जाकर के ये प्रपत्र जब आएगा, जब जाति का कलम होगा, तब उस कलम में जादव लिखना है, ये आप सबको बोलिए। ये होने वाला है, काल को अगर हो जाता है ये, तब फिर हम लोग को उपाय नहीं मिलेगा, हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लोगों के पास जा नहीं पाएंगे। आ गया प्रपत्र, धड़ करो और भेजो, वो सरकारी काम है। यदि हम लोग पहले से लोगों को सजाग करके रखेंगे, सचेतन करके रखेंगे, तो फिर हमारा जो उद्देश्य है, महासभा का जो लक्ष्य है, जदुवंशियों का जो काम होना चाहिए वो होगा। इसीलिए आप सभी ने प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग विचारवान लोग हैं, आज जो महायोद्धा यहाँ बैठे हुए हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा अपने क्षेत्र में लोगों को। और इसके लिए यदि आवश्यक होता है तो बहुत लोग हैं, वीरेंद्र जी सब कोई है, आप लोग हर जगह में जा करके छोटा छोटा सभा, गांव में छोटा छोटा सभा करके लोगों को समझाने का काम करें, शुरू कर दीजिए। ये आने वाला है, राजनीति होता है, और राजनीति का शिकार हम जैसे लोग होते हैं। वो शिकार होने के पहले हम जानते हैं ये हमको जाल बिछा रहा है, और कहने के लिए हम कभी चुकेंगे नहीं। कभी भी कोई भी प्रस्ताव, कोई भी बात सरकार की ओर से होता है, उसके अंदर एक षड्यंत्र रहता ही है। हो सकता है उस षड्यंत्र का शिकार जादव ने नाम बलि चढ़ जाए, इसीलिए हम लोग उसके पहले सजाग हो जाए, सचेतन हो जाए, अपने लोगों को प्रशिक्षित कर दे, अपने लोगों को कन्विंस कर दे आप क्या करना चाहिए हम लोग को। आप भी इसको अनुशीलन कर लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए, इसका मंथन कर लीजिए, ये होने वाला है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं हो सकता है गलत हो, आप अपना बुद्धि प्रयोग करिए। हम आप लोग सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, सब लोग समझिए बात को, ये हो सकता है, इसीलिए हम लोग किस प्रकार लोगों को समझाएं, ये वाला काम आप लोग करिएगा। और 18 नवंबर को हम लोग पूरे देश को और भारत सरकार को जोरदार तरीका से हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे, ये तय है। ये रथ, ये जो यात्रा जिस प्रकार राष्ट्रीय यात्रा के रूप में चल रहा है देश में, और हम कई राज्यों में, जिस राज्य में गुजरा है सभी राज्यों में हम गए, और इस राज्य में जिस प्रकार ये गुजर रहा है, इसमें लाग रहा है, इसका अंतिम दिन भारत सरकार को निश्चित रूप से घायल करेगा। जैसे बंदूक गोली जैसे चलता है, उसी तरह ये गोली चलेगा, वो घायल होगा। हो सकता है और रेजिम में विचार करने के लिए विवश हो सकता है, उसको विवश कराना है, यही हमारी उद्देश्य है महासभा। तो हम सबसे फिर से एकदम हाथ जोड़ के विनती करें। ऐसे तो हम आप लोग से उम्र में बड़े हैं ही, समाज में महासभा को 1 नहीं 2 नहीं 58 साल दिए हैं। त्रुटि हो सकता है, मनुष्य में त्रुटि होता ही है, कहीं कोई त्रुटि भी होता होगा, किए होंगे, अलग बात है, लेकिन त्रुटि को त्रुटि के जगह पर रख लीजिए। हम लोग जिस उद्देश्य लेकर के समाज का काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए सब कटिबद्ध होकर के काम करें, यही मेरा विनती होगा। और ये सभी काम हम लोग के बल के द्वारा होगा, संगठित हो करके हम लोग कर पाएंगे, पिछड़ करके नहीं हो पाएगा। और आपको ये बता दे रहे हैं, यदि कोई अलग कुछ करना चाह रहा है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण हम चतरा का पेश करिए थी आप लोग के सामने। अहंकार सब खत्म हो गया, दुकान दौड़ी बंद हो गया,
नजर मिला नहीं पा रहा। ये स्थिति हो किसी में, ये हम नहीं चाहते हैं। आप सबको फिर से कर निवेदन है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद।